औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, good morning and assalamu alaikum. Hope you will be fine and will be enjoying ibadat in this holy month of the Ramzan along with your physics, chemistry and biology and other subject of your text. Be slow, be calm, be patient. Success is waiting for you. Nothing is difficult, everything is easy, but it is you to make it easy by not taking tensions. This is chapter 8, the second lecture of chapter 8. In this lecture, we will cover the derivation of Newton's formula for speed of sound in fluids, and then Laplace's corrections, and finally dependence of sound on various factors. प्यारे तुलबा, चैप्टर 8 का दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में हम न्यूटन का फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए डिराइव करेंगे। इसके अलावा न्यूटन के फार्मूले में जो गलती थी, लेप्लास ने इसको करेक्ट किया, जिसको लेप्लासिस करेक्शन कहते हैं, वो भी करेंगे। एंड फाइनली हम उन अवामिल का तज़किरा करेंगे जिस पे साउंड डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आते हैं derivation of formula of sound by Newton in fluids। बहने वाली चीज़ों में स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो कि न्यूटन ने डिराइव किया। आपको ये बताता चलूँ कि स्पीड ऑफ साउंड को एक्सपेरिमेंटली जो मालूम किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर पर सेकंड और 332 मीटर पर सेकंड। इसके लिए थ्योरेटिकल तमहीद की ज़रूरत थी कि थ्योरेटिकली हम इसको किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो न्यूटन ने इस सिलसिले में पहले अप्रोच की और स्पीड ऑफ साउंड का जो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड था, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, डिराइवेशन, ये सारी चीज़ें कर डाली। सो स्पीड ऑफ साउंड, you are aware of the speed of sound. The distance traveled by sound per unit time is called speed of sound. That is in fluid, air or liquid, that is called fluid. सॉलिड्स के लिए भी अपना है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपके टेक्स्ट के मुताबिक हम जाएंगे। सो आ जाते हैं कि न्यूटन ने किस तरह इसको डिराइव किया। द स्पीड ऑफ साउंड आर कंप्रेशनल वेव्स डिपेंड्स अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड डेंसिटी ऑफ इलास्टिक मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी हम क्लियर करेंगे कि क्या है। दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको E से जाहिर किया जाता है, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और an expression for speed of sound waves in any medium was derived by Newton। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लिए जो रिलेशन थी न्यूटन ने, और स्पीड ऑफ साउंड जो आया इलास्टिसिटी के साथ और डेंसिटी के साथ जो ताल्लुक़ है वो इस फार्मूले में मौजूद है। स्पीड ऑफ साउंड V इज़ इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई E, वेयर इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रो। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो E बाई रो के बराबर है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन of square root of bulk modulus of elasticity E
and inverse function of square root of density of the medium. Speed of sound बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के स्क्वायर रूट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. अब क्या है, न्यूटन ने क्या किया इसको डेरिवेशन के लिए. न्यूटन यूज्ड आइसोथर्मल कंडीशन टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और गैसेस और एनी अदर फ्लूइड्स. न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड को एयर में या फ्लूइड में मालूम करने के लिए मालूम करना चाहा तो उन्होंने क्या कंडीशन इस्तेमाल की, आइसोथर्मल कंडीशन. व्हाट एन आइसोथर्मल कंडीशन इज द कंडीशन इन विच टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स. वो कंडीशन जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोथर्मल कंडीशंस कहते हैं. एंड वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 10. न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए आइसोथर्मल कंडीशन को इस्तेमाल किया. यानी साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जाते हैं तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों में टेम्परेचर सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है. इसको आइसोथर्मल कंडीशन का नाम दे दिया गया. साउंड वेव्स आपको पता है, साउंड वेव्स आर द कंपोजिशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस. साउंड वेव्स कंप्रेशन दबाव, रेयरफेक्शंस कोलाव, दबाव और कोलाव पर मुश्तमिल है. साउंड वेव्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, दबाव और कोलाव. दबाव को कंप्रेशंस कहते हैं और कोलाव को रेयरफेक्शंस कहते हैं. Newton assumed that the temperature remains constant during compression and rarefaction. न्यूटन ने ये assume किया, ये suppose किया कि साउंड वेव्स के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती. In such situation, the modulus of elasticity is equal to the pressure. इस केस में जो है E जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है. E इज इक्वल टू P के बराबर होती है. जब ऐसी हालत होती है टेम्परेचर, तो इस हालत में इलास्टिसिटी और प्रेशर आपस में क्या होती है, बराबर होती है. सपोज कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स एंड P बी द प्रेशर ऑफ द साउंड वेव्स फॉर दैट सेक्शन. साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, आपने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया उसका, और उस सेक्शन में जो उसकी प्रेशर है वो क्या है, वो P है. प्रेशर क्या है, P है. V वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ द साउंड वेव्स जो हमने लिया है उसका वॉल्यूम है कैपिटल V. कैपिटल P इज द प्रेशर ऑफ द साउंड वेव्स. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बायस लॉ तो आपने पढ़ी है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट. बायस लॉ में आपने पढ़ा है कि प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो. सो अकॉर्डिंग टू बायस लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. जब प्रेशर P हो, वॉल्यूम V हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो बायस लॉ के मुताबिक P मल्टीप्लाइड बाई V ये कांस्टेंट आता है. P ज़्यादा होती हैं तो V कम होती हैं, P कम होती है तो V ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है. नाउ a pressure is increased by small amount delta P. So when the pressure is increased from P to P plus delta P, प्रेशर को P से P plus delta P कर दिया गया, यानी प्रेशर को डेल्टा P इंक्रीज कर दिया गया, तो सेक्शन ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे. जब क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है. सो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P टू P plus delta P, the volume is decreased to V minus delta V. V minus delta V यानी वॉल्यूम कैपिटल V से कम होकर V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, यानी इसमें डेल्टा V कमी आ जाएगी. प्रेशर में डेल्टा P ज़्यादती आ जाएगी, वॉल्यूम में डेल्टा V की कमी आ जाएगी. अगेन यूजिंग बायस लॉ, वही बायस लॉ हम इस्तेमाल करते हैं, तो P प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई V माइनस डेल्टा V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो P प्लस डेल्टा P
multiplied by V minus delta V, that is equal to constant. Now simplify it, multiply P with V minus delta V and delta P with V minus delta V, we get 4 factors. P multiplied by capital V, that will give you PV, and then P multiplied by delta V minus, we will get P minus delta V. Now delta P multiplied by V, और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा P डेल्टा V आ जाएगा. सो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 फैक्टर आ गए, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो as we know that delta P is very very small, so when delta P yani increase in pressure is very small, so the decrease in volume will also be very small. So when two small things are multiplied together, the result will be ignored. Like when you multiply 0.01 with 0.1, the answer is 0.001, and 0.001 is too small, so we ignore it. चूंकि डेल्टा P और डेल्टा V दोनों बहुत छोटे हैं, तो छोटी चीज़ों का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो प्रोडक्ट बहुत कम आएगा, और इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. सो डेल्टा P डेल्टा V इज इग्नोर्ड. आई से द चेंज इन प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम इज इग्नोर्ड. सो नाउ द इक्वेशन 4 रिड्यूसेस टू, क्या हो जाएगा, एक फैक्टर उससे उड़ जाएगा, तो 3 चीज़ें रह गई, PV माइनस P डेल्टा V plus delta PV, that is equal to constant, that is equal to constant. So comparison of equation 2 and 5 gives, ये देखो 2 and 5, PV is equal to constant, that is when pressure is P, volume is V, तो product of pressure and volume is constant, PV is equal to constant. और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV, ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट है. तो अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे. ये देखो, ये और ये PV आपस में बराबर होंगे. सो PV इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV. सो इसको रीअरेंज करो, इस PV को उस साइड पे ट्रांसफर करो, तो क्या आ जाएगा, PV माइनस PV, ये आ जाएगा, उस साइड पे रह जाएगा माइनस P डेल्टा V और प्लस डेल्टा P V आ जाएगा. क्या आ जाएगा, डेल्टा P V आ जाएगा. सो PV माइनस PV इज 0, वी विल गेट माइनस P डेल्टा V और प्लस डेल्टा P V. सो इसको शफल कर लो, तो ये माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू के साइड पे आ जाएगा, तो P डेल्टा V आ जाएगा, दैट विल बी P डेल्टा V, and we will get delta P V. Now from this we can get pressure is equal to delta PV divided by delta V, delta PV divided by delta V, or we can write it like that, delta P और डेल्टा V डिवाइडेड बाई कैपिटल V को हम नीचे ले आए, जब दोबारा उस करते हैं तो वो ऊपर चला जाएगा. तो डेल्टा P डेल्टा V बाई V, यानी इस V को अगर आप डिवीजन के नीचे और डिवीजन में लिख दे तो फिर दोबारा उससे वही चीज़ आ जाएगी. सो डेल्टा P जो है वो आपके पास क्या है, आपने पहले पढ़ा, बल्क स्ट्रेस के बराबर है. डेल्टा P किसके बराबर है, बल्क स्ट्रेस के बराबर है. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है बल्क स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड बल्क स्ट्रेस. और बल्क स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज बल्क स्ट्रेन. सो बल्क स्ट्रेस बाई बल्क स्ट्रेन आ जाएगा. और बल्क स्ट्रेस बाई बल्क स्ट्रेन आपने किया था कि ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, बल्क. सो दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू E. तो आपके पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया E के बराबर. यानी जो हमने कहा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर जो है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होती है. तो वो चीज़ आपके पास आ गई. अब देखो, आपने जो जनरल फार्मूला था V इज इक्वल टू E बाई रो था इक्वेशन नंबर 1 में, E बाई रो. नाउ वी पुट P ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ E, चूंकि E और P आपस में बराबर हैं, इंस्टेड ऑफ E वी पुट P, तो P बाई रो. सो P इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो Hg मरकरी का जो है वो डेंसिटी है, और H जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हाइट है, और G जो है ग्रेविटी है, और रो जो है डेंसिटी है. ये देखो, ये मरकरी की डेंसिटी है, ये मरकरी की हाइट है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और ये G है. ये नीचे वाली जो है
ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है, ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है। अब देखो पास्कल लॉ के मुताबिक हमारे पास P इज इक्वल टू रो एच जी एच, पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी के बराबर है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। अब रो एच जी क्या है, 13.6 जी यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रो एच जी यानी डेंसिटी ऑफ द मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76 सेंटीमीटर हाइट है, और ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सारा CGS सिस्टम में हमने लिया। इज़ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो नीचे वाला रो जो है इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फॉर एयर इट इज़ 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एयर के लिए जो डेंसिटी है यानी फ्लूइड जो एयर है तो उसकी डेंसिटी है 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द मरकरी क्या है 13.6। तो अब जनाब इस इक्वेशन में इसको पुट कर लो, ये आ जाएगा रो एच जी की जगह 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 980 और नीचे क्या आ जाएगा, एयर है, अगर कोई और फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी डाल लो। तो ये आ गया 28100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि आ जाएगा 281 मीटर पर सेकेंड, 281 मीटर पर सेकेंड। यानी वैल्यूज़ आपने डाल दी, इससे आपके पास 281 मीटर पर सेकेंड आया, which do not agree with the experimental value of the sound at 0 degree centigrade, which is 332 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने assumption की कि टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट कंप्रेशन एंड रेफ्रिक्शन, उससे उसने जो स्पीड ऑफ साउंड थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश की वो 281 मीटर पर सेकेंड आया, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई थी। तो अब एरर उसमें कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्चुअल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई 100%। जिस तरह परसेंटेज निकालने का तरीका है चेंज बाई एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये देखो 332 माइनस 281 डिवाइड बाई 332, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100%, उससे 16% का एरर आता है। यानी न्यूटन की कैलकुलेशन में 16% का एरर आता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज एरर, इट इज़ नॉट अ स्मॉल एरर। सो दैट कांट बी ड्यू टू सम पर्सनल मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट। ये मिस्टेक जो है ये इतना छोटा नहीं है जो कि आपके थोड़ी सी गफलत वगैरह इन चीज़ों से हो जाता है। दस द थ्योरेटिकल वैल्यू इज लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाई 16%। दिस ह्यूज एरर इन स्पीड ऑफ साउंड was due to wrong assumption of Newton by using isothermal conditions। ये न्यूटन की गलत assumptions का नतीजा था कि उन्होंने कंप्रेशन और रेरफेक्शंस के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था, तो इसके नतीजे में ये गलत रिजल्ट दे गया। यानी उसका, लेकिन उन्होंने आइडिया ठीक प्रेजेंट किया, गलत प्रेजेंट नहीं किया आइडिया, लेकिन उनमें थोड़ा सा उनकी जो एजम्पशंस थी उसमें गलती थी और उस एजम्पशंस को लेप्लास ने करेक्ट किया, जिसको हम अभी करेंगे। आ जाते हैं चंद एमसीक्यूज की तरफ। इसमें न्यूटन फाइंड्स द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड बाय एज्यूमिंग। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को मालूम किया बाय एज्यूमिंग क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट और बाय यूजिंग आइसोथर्मल कंडीशन, अभी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट पे आ जाओ। The speed of sound and density of the medium are related by relation। Speed of sound और density of the medium जो है वो relate होते हैं। ये देखो V is equal to E by rho under root है, तो V is the inverse function of under root या square root of the density of the medium। Next क्या है, the speed of sound waves in a medium of elasticity E is V। E is V। The speed of sound waves in a medium 4 times the initial one will be 4 times। अगर मीडियम की इलास्टिसिटी क्या हो 4 टाइम्स हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखो फार्मूला आपके पास है, V इज इक्वल टू E डिवाइड बाई रो, तो E की जगह 4E कर लो, बाई रो हो जाएगा, तो ये देखो 4 निकल आएगा और E बाई रो ये इनिशियल वाला है तो 2V हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास डबल हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इन
the above MCQs the percentage change in speed of sound. ये देखो इस MCQs में कि पहले E था, जब स्पीड V था, जब मीडियम 4 टाइम्स वो हो गया तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले V फिर 2V, तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, उसमें परसेंटेज क्या होता है, चेंज इन वेलासिटी डिवाइडेड बाई एक्चुअल वेलासिटी. देखो चेंज इन वेलासिटी डिवाइड बाई एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई 100%. तो पहले वेलासिटी V थी, अब क्या आएगा 2V माइनस V, चेंज ये आया, और नीचे एक्चुअल V मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो उससे क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा. क्या आ जाएगा 100% विल बी योर आंसर. नेक्स्ट पे आ जाओ. द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बाद में हम करेंगे भी, आगे वाले उसमें पोर्शन में आ जाएगा. द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या है, इंडिपेंडेंट है. द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है. हमने जो रिलेशन करना है बाद में आ जाएगा, V इज इक्वल टू गेमा आर टी बाई एम. तो ये देखो इसमें प्रेशर कहीं पे नज़र नहीं आता, तो प्रेशर का इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट आ जाते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज एम्प्टी स्पेस देन इन हाइड्रोजन गैसेज. स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन में ज़्यादा है, कम है, बराबर है हाइड्रोजन की नज़र, तो क्या है लेस देन. ऑक्सीजन जो है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, हाइड्रोजन की डेंसिटी भी कम है और इलास्टिसिटी ज़्यादा है. तो ये देखो इससे क्या आ जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस इज़ मोर इलास्टिक कंपेयर टू द ऑक्सीजन. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी और उसमें ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन में ज़्यादा होगी. नाउ कम टू लेप्लासिस करेक्शन इन न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स. लेप्लास ने गलती की और उन्होंने कहा कि जो कंप्रेशन या रेरफेक्शन है उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. कंप्रेशन में पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, कोलिजन ज़्यादा होते हैं. रेरफेक्शन में पार्टिकल कम होते हैं, कोलिजन कम होते हैं. तो नेचुरली कंप्रेशन में टेम्परेचर को ज़्यादा होना चाहिए था और रेरफेक्शन में कम होना चाहिए था, जो कि न्यूटन ने क्या दिया कि नहीं ये इतना ख़ास बात नहीं है. तो उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट भी कम वो आ गया, उसमें एरर आ गया. लेकिन रास्ता हमवार कर दिया और उस रास्ते को हमवार करने के लिए लेप्लास ने क्या कर दिया, उसमें करेक्शन कर दिया. हमें पता है कि V इज इक्वल टू ई बाई रो अंडर रूट है. लेप्लास करेक्टेड न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग एडियाबेटिक कंडीशन इन विच हीट नाइदर एंटर्स नार लीव द सिस्टम. लेप्लास ने न्यूटन फार्मूला को करेक्ट करने के लिए एडियाबेटिक कंडीशन इस्तेमाल किए, जिसमें न तो सिस्टम के अंदर हीट आती हैं न सिस्टम से हीट बाहर जाती हैं. मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग कंप्रेशन उन्होंने कहा कि टेम्परेचर हाई होगा, ड्यूरिंग रेरफेक्शन टेम्परेचर लो होगा, लेकिन ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ शेयर नहीं होंगे, क्योंकि एयर इज़ अ बेट कंडक्टर ऑफ हीट. कंप्रेशन में टेम्परेचर हाई, लेकिन ये देगा नहीं एनवायरनमेंट को. रेरफेक्शन में टेम्परेचर लो, लेकिन ये लेगा नहीं एनवायरनमेंट से. यानी कंप्रेशन में टेम्परेचर हाई रहेगा और रेरफेक्शन में लो रहेगा, एंड दैट हीट विल नॉट बी एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट. सो साउंड वेव्स travel in the form of compressions and rarefactions. According to Laplace, the temperature in compression is higher than the temperature in rarefactions, जिस तरह भी मैंने describe किया. The rise and fall of temperature is not shared with the environment, is the speed of sound is high enough and air is a bait conductor of heat. कंप्रेशन में जो टेम्परेचर हाई होता है, रेरफेक्शन में जो टेम्परेचर फॉल होता है, ये एनवायरनमेंट के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है. और दूसरी बात ये है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये बात उन्होंने की, यानी उन्होंने एडियाबेटिक कंडीशन इस्तेमाल किया आइसोथर्मल. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले आपने उसमें किया. सपोज वी बी द वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड पी बी द प्रेशर ऑफ द साउंड वेव्स. Then according to adiabatic law, now we are not going to use Boyle's law because temperature is not constant. We are going to introduce a new law, that is adiabatic law, which is PV power gamma is equal to constant. PV is not equal to constant, PV power gamma is constant.
where gamma is the specific ratio of the specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. गेमा क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये चैप्टर नंबर 10 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये क्या है. स्पेसिफिक हीट को हम पढ़ेंगे. सो गेमा ये है. एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. ये गेमा किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द गैस पे. अब याद रखना बायस लॉ अप्लाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है ड्यूरिंग टेम्परेचर एंड रेयरफेक्शन. अब एडियाबेटिक लॉ जो कि पी वी पावर गेमा के बराबर है वो इस्तेमाल होगा. When pressure is increased from P to P plus delta P, the volume reduces to V minus delta V. Again using उसी तरह जिस तरह आपने पहले किया कि प्रेशर को P plus delta P स्मॉल इंक्रीज कर दिया जाए डेल्टा P, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? डेल्टा V रिड्यूस हो जाएगा और नया वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो जाएगा. ये ऑलरेडी हम न्यूटन फार्मूला. तो अगेन जिस तरह आपने उसके साथ ट्रीटमेंट किया था तो एडियाबेटिक लॉ अप्लाई करो. P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V हो. ये देखो V वॉल्यूम पर गेमा आया था ना, तो यहाँ पर V माइनस डेल्टा V होल पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. यानी प्रोडक्ट ऑफ द सेम फैक्टर. जिस तरह आपने ये किया था कि P V पावर गेमा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई V पावर गेमा, इसी तरह प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई V पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब देखो इनमें से इन दो में से V माइनस डेल्टा V होल पावर गेमा से हमने V को कॉमन ले लिया. जब V को कॉमन ले लिया तो V पर गेमा बाहर आ जाएगा. ये देखो V पावर गेमा, और यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस डेल्टा V बाई V होल पावर गेमा. होल पावर गेमा, होल पावर गेमा. V माइनस डेल्टा V से पहले हमने V को कॉमन ले लिया. चूंकि ये पावर गेमा है तो वो सब पे आता है, तो जो कॉमन वॉल्यूम आ गया तो उस पर V पावर गेमा जो है बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा? V डिवाइड बाई V 1 आ जाएगा और डेल्टा V बाई V रह जाएगा, और होल पावर क्या आएगा? गेमा आ जाएगा. अब जनाब हम क्या करेंगे? यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एंड इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा V बाई V. याद रखना आपने ये नहीं करना है कि बायनॉमियल थ्योरम को कर लो, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ. ये मैथमेटिक्स का टर्म है, आप सिर्फ कर ये लिख लो ये फिक्रा कि यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एंड इग्नोरिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा V बाई V. ये सिर्फ कर लो, फिर उसके बाद फौरन ये कर लो, ये वाला गेमा पावर से इधर ले आओ, गेमा डेल्टा V बाई V ले आ जाओ, गेमा डेल्टा V बाई V कर लो, ये हो जाएगा. अब देखो अगर हम बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करना शुरू कर दे तो बायनॉमियल थ्योरम ये है आपके पास 1 माइनस डेल्टा V बाई V होल पावर गेमा. ये तरीकाकार ये है कि 1 और गेमा 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V माइनस इस तरह होता है गेमा मल्टीप्लाइड बाई गेमा माइनस 1 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डेल्टा V बाई V होल स्क्वायर आ जाएगा. फिर माइनस आ जाएगा गेमा माइनस 1 गेमा माइनस 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V बाई V होल क्यूब आ जाएगा. इसी तरह जाते जाओ. चूंकि डेल्टा V बहुत छोटा है तो उसको V पे डिवाइड करो और भी छोटा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर ले लो, फिर क्यूब ले लो और भी छोटा कर देगा. यानी डेल्टा V बाई V से अगर फर्स्ट करें 0.01 आ गया तो 0.01 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.0001. अगर 0.01 का क्यूब ले लो तो 0.00001 आ जाएगा और भी कम हो जाएगा. यानी मतलब है कि जो हायर पावर ऑफ डेल्टा V बाई V का है, हायर पावर के लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, स्क्वायर है या क्यूब है, इसको इग्नोर करते हैं तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, और आपके पास ये चीज़ रह जाएगी ऐसे 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V. 1 माइनस गेमा डेल्टा V यानी 1 माइनस डेल्टा V बाई V होल पावर गेमा बराबर हो जाएगा 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V आ जाएगा. अब जनाब इक्वेशन नंबर 4 में जो आपके पास ये है, इसमें आप पुट कर दो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो क्या आ जाएगा? P प्लस डेल्टा P लिख लिया. देखो V पावर गेमा रह गया, और 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आपके पास क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 5 हो गया. अब देखो ये देखो P V पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये देखो, और यहाँ पर देखो ये भी कांस्टेंट के बराबर है. अगर आप देख लें देखो P प्लस डेल्टा P V पावर गेमा 1 माइनस डेल्टा V, ये भी कांस्टेंट. तो दोनों कांस्टेंट, राइट साइड कांस्टेंट के बराबर है तो लेफ्ट साइड आपस में बराबर होंगे. तो इसीलिए P V पावर गेमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P V पावर गेमा और 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V आ जाएगा. तो ये आ जाएगा इससे, ये V पावर गेमा और V पावर गेमा कट जाएंगे, क्या रह जाएगा? तो P आ जाएगा P प्लस डेल्टा P 1 माइनस गेमा डेल्टा V बाई V.
delta V by V. Now we multiply in normal manner, P multiplied by this factor, delta P multiplied by this factor, we get 4 factors. So P here is this P multiplied by 1 is P multiplied by 1 minus gamma delta V, so gamma P delta V by V, delta P multiplied by 1 is delta P multiplied by this factor will give you minus gamma delta P delta V by V. As we know that delta P is small, delta V is small. We are talking about both the changes in pressure and volume, so the product will be very small. So this factor will be ignored. यानी delta P multiplied by delta V by V, this factor is ignored. इस factor को ignore करते हैं, जिस तरह हमने न्यूटन फार्मूला में पढ़ा था. सो इसको P माइनस P, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, P माइनस P आ जाएगा, और जब P माइनस P और एक क्या रह जाएगा, इस साइड पे क्या रह जाएगा, माइनस गेमा P डेल्टा V बाई V आ जाएगा, और ये प्लस डेल्टा P, ये फैक्टर उड़ जाएगा. तो ये आ जाएगा आपके पास P माइनस P इज़ 0, 0 इज इक्वल टू माइनस गेमा P डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा P. सो यू विल गेट डेल्टा P इज इक्वल टू गेमा P डेल्टा V बाई V आ जाएगा, गेमा P डेल्टा. अब देखो इसको रीअरेंज करो तो गेमा P आ जाएगा क्या, गेमा P विल बी इक्वल टू डेल्टा P, और इसको ये नीचे कर लो, डेल्टा V बाई V आ जाएगा. अगेन यू सी डेल्टा P इज़ बल्क स्ट्रेस, और नीचे डेल्टा V बाई V बल्क स्ट्रेन है. यू गेट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E. नाउ you see that bulk modulus of elasticity is gamma time pressure, because here temperature is not constant. When the temperature was constant, E was equal to P. Now the temperature is not constant, the additional factor gamma has been come with that of the pressure. So putting in equation 1 we get V is equal to E by rho under root. So put gamma P instead of E and rho in its own place. So we have already studied that Newton formula क्या था, P by rho under root था, सिर्फ P by rho. तो ये इसके साथ अंडर रूट गेमा भी आ गया, तो गेमा मल्टीप्लाइड बाई V न्यूटन आ गया, गेमा मल्टीप्लाइड बाई V न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन का आया था. गेमा फॉर एयर जो है 1.42 है, अगर कोई और चीज़ है उसके लिए अपनी होगी. फॉर एयर गेमा इज़ 1.42. सो न्यूटन ने जो वेलोसिटी निकाली थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और टेम्परेचर को कांस्ट, तो वो 281 मीटर पर सेकेंड थी. अब जनाब 1.42 मल्टीप्लाई बाई 281 मीटर पर सेकेंड जब करेंगे तो उससे तकरीबन 333 मीटर पर सेकेंड आया. क्या आया, 333 मीटर पर सेकेंड, विच एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ क्या करती हैं, एग्री करती हैं. सो आपने देखा कि न्यूटन ने एक रास्ता हमवार किया स्पीड ऑफ साउंड को मैथमेटिकली निकालने के लिए, क्योंकि इसको वेरिफिकेशन बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंट को आप थ्योरी से या एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकल उससे वेरीफाई करते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि थ्योरी आ जाती है और उसके एक्सपेरिमेंट से आप उसको वेरीफाई करते हैं. तो यहाँ पर जो था पहले एक्सपेरिमेंट हो गया था, तो उसके लिए न्यूमेरिकल फॉर्म जो था वो निकालना था. तो न्यूटन ने उसके लिए हिम्मत की और उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को फ्लूइड में मालूम किया, लेकिन उसने गलती ये की कि उन्होंने आइसोथर्मल कंडीशन इस्तेमाल किए. लेप्लास ने उनको फिर करेक्ट कर दिया और उन्होंने एडियाबेटिक कंडीशन को इस्तेमाल किया. एडियाबेटिक कंडीशन में न हीट सिस्टम से बाहर जाती हैं न हीट सिस्टम के अंदर आती हैं, तो कंप्रेशन में अगर हीट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रहेगी, अगर रेफ्रिक्शन में हीट कम है तो वो कम ही रहेगी. तो ये मतलब था उन्होंने जो कैलकुलेशन के लिए प्लास ने, तो वो 333 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ एग्री करती हैं. सो इससे ये हो गया कि ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग रेफ्रिक्शन टेम्परेचर डजंट स्टे कांस्टेंट. ये था लेप्लास और न्यूटन का वो. अब हम आते हैं थोड़े MCQs के बारे में. इस पे लेप्लास करेक्टेड न्यूटन फार्मूला बाय यूजिंग, लेप्लास ने न्यूटन फार्मूला करेक्ट किया by using adiabatic law or adiabatic condition, adiabatic law or adiabatic conditions. लेप्लास ने न्यूटन के फार्मूले को दुरुस्त किया और जब उन्होंने एडियाबेटिक लॉ को इस्तेमाल किया. तो ये थे आपके पास क्या एडियाबेटिक लॉ का, न्यूटन का जो करेक्शन था उसके बारे में, न्यूटन फार्मूला के करेक्शन के बारे में ये हो गया. नाउ
हम आते हैं उन अवामिल पे जो स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। वो फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड को कम या ज़्यादा करते हैं, इसका ये मतलब है। हमें पता चल गया है, हमने मालूम किया है, यानी डियाबेटिक कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए लेप्लास के करेक्शन से हमें मालूम है कि v इज़ इक्वल टू गेमा p डिवाइडेड बाई रो। v इज़ इक्वल टू गेमा p बाई रो। स्पीड ऑफ साउंड जो है ये है इन एनी इलास्टिक मीडियस। अब वेरियस फैक्टर जो है जो उस पर करते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। Speed of sound is a direct function of square root of bulk modulus of elasticity which we have discussed before। अगर elasticity medium की बढ़ती है तो speed of sound, इसीलिए speed of sound जो होता है liquid में ज़्यादा होता है gases से, solid में दोनों से ज़्यादा होता है because of more elasticity। फिर solid के अंदर अपना comparison होता है, बाज़ solid ज़्यादा elastic होते हैं, बाज़ कम होते हैं, तो जो ज़्यादा elastic है उनमें speed of sound quick pass होगी और जो कम elastic है उसमें slow। दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती हैं। डेंसिटी ऑफ द मीडियम जितनी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम जितनी कम होगी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड तकरीबन 1600 टाइम्स ग्रेटर है किस चीज़ से, ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड से। मॉइस्चर इन एयर यू सी in cold weather, smoky type weather, they are called moisture। ये क्या होते हैं, moisture होते हैं। आपको पता है कि moisture lighter होते हैं एयर से, इसकी डेंसिटी कम होती है। moisture इसीलिए तो हवा में रहते हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ द वेपर और moisture is less than the dry air and elasticity of water vapor is also greater than the elasticity of dry air। याद रखना कि डेंसिटी वाटर वेपर की क्या होती है, वो कम होती हैं और ड्राई एयर से। इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ द वाटर वेपर ज़्यादा होती है ड्राई एयर से। तो जब ये हो गए तो फार्मूले के मुताबिक v इज़ इक्वल टू ई बाई रो है, और इस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड जो होता है मॉइस्चर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्चर इज़ फास्टर। मॉइस्चर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्विक है, ये क्लियर होगी बात। और आप देखते हैं कि मल्लक रहते हैं ना, जो ड्रॉपलेट होते हैं छोटे छोटे, वो जो मॉइस्चर के ड्रॉपलेट होते हैं या मॉइस्चर जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ऊपर रहते हैं। और ऊपर रहने का क्या मतलब होता है कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ड्राई वेदर। सो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्चर इज़ ग्रेटर देन द स्पीड इन ड्राई वेदर। प्रेशर के प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। आप कहेंगे कि इधर तो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी देखो v इज इक्वल टू गेमा p डिवाइडेड बाई रो। v इज इक्वल टू गेमा p डिवाइडेड बाई रो। आपको ये पता है कि pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस ला। pv इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल, pv इज इक्वल टू RT। pv इज इक्वल टू RT, p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, R ideal gas constant, T is the absolute temperature। We know that density is equal to mass per unit volume and hence equation 1 become। तो पुट करो इस इक्वेशन 1 में, ये देखो P की वैल्यू डाल लो और डेंसिटी की वैल्यू डाल लो, दोनों की वैल्यू डाल लो, प्रेशर की वैल्यू डाल लो और डेंसिटी की, तो ये आ जाएगा, या उसकी वैल्यू डाल लो, ठीक है ना, उसमें वैल्यूज डाल लो। गेमा P m बाई वी, गेमा P m बाई वी, गेमा P इज इक्वल टू m बाई वी। तो क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा v ऊपर चला जाएगा गेमा पी वी, एंड पी वी की जगह आप क्या डाल लो, आर टी डाल लो। पी वी की जगह क्या डाल लो, आर टी बाई एम। तो आप देखिए आर टी एम, प्रेशर उड़ गया वहाँ से, प्रेशर उड़ गया, प्रेशर उड़ गया। जब प्रेशर उड़ गया तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर का इंडिपेंडेंट है, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
the change in speed of sound with temperature in solids and liquid is negligible. The change in speed of sound with temperature in solids and liquid is negligible. Speed of sound solids और liquids में change of temperature के साथ almost क्या होता है, वो negligible होता है, ये independent होता है. Simply ये बात, क्योंकि solid की elasticity ज़्यादा उससे change नहीं होती, वो नहीं होती, तो इसीलिए, और डेंसिटी खातिर खा चेंज नहीं आती उसमें. फॉर गैसेस द चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज़ लार्ज. डेंसिटी चेंज होती है, इलास्टिसिटी चेंज होती हैं गैसेस की, तो इसीलिए ये स्पीड जो है वो चेंज इन स्पीड जो होता है वो काउंटेबल होता है विद टेम्परेचर इन गैसेस. सो द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. अभी ऊपर हमने किया कि V इज इक्वल टू गेमा आर टी बाई एम, तो V इज इक्वल टू गेमा आर टी डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एम अंडर रूट. तो इससे क्या होता है, गेमा भी कांस्टेंट है, आर भी, एम भी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, अंडर रूट टी. ये है आपके पास. अब हम आते हैं, सपोज V1 इज द स्पीड ऑफ साउंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन है. V1 स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन. V2 जो है वो स्पीड ऑफ साउंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 है, और ये बराबर है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, यानी T डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके साथ 273 केल्विन ऐड करो तो वो केल्विन में चला जाएगा. V1 स्पीड है एट T1, V2 स्पीड है एट T2. अब अबाउ रिलेशन से V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू गेमा आर T1 बाई एम, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू गेमा आर T2 बाई एम आ जाएगा. Now we are dividing V1 divided by V2 या V2 by V1, दोनों में से कोई भी, तो V2 by V1 कर लो तो इससे आ जाएगा T2 अंडर रूट बाई T1, बाकी चीज़ें कट जाएंगी. अगर आप देख लो उसको V2 by V1, तो ये गेमा आर बाई एम, और ये क्या हो जाएगा एम, और जब डिवाइड करोगे तो एम डिवाइड बाई गेमा आर, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा T2 by T1 अंडर रूट आ जाएगा. और T2 by T1 अंडर रूट ये क्या होता है, ये अंडर रूट को ख़त्म कर ले तो हाफ आ जाएगा, उसकी पावर हाफ आ जाएगा. T2 by T1 पावर हाफ. अब T2 की जगह कीमत डालो, ये है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन डिवाइडेड बाई 273, और ये क्या आ जाएगा, होल पावर हाफ आ जाएगा. ये T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, नॉट इन सेंटीग्रेड, सो इसी हम चेंज कर रहे हैं उसको. अब देखो 273 बाई 273 प्लस TC बाई 273 भी अलग अलग डिवाइड कर रहे हो उसको, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 होल पावर हाफ आ जाएगा. जिस तरह आपने न्यूटन फार्मूला में बाइनॉमियल एक्सपेंशन किया था, तो यहाँ पर भी क्या कर लो, वही कर लो. यूजिंग बाइनॉमियल एक्सपेंशन एंड इग्नोरिंग हायर पावर ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273, उसके हायर पावर स्क्वायर क्यूब वगैरह को इग्नोर करो, तो ये हाफ इधर आ जाएगा. सिर्फ सिंपल ये हो जाएगा, ये हाफ सर पे आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह पहले हमने किया स्पीड ऑफ साउंड में. तो V2 बाई V1 1 आ जाएगा अपनी जगह पे, और ये हाफ इधर सर पे आ जाएगा. ये देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई T डिग्री सेंटीग्रेड 273. बाकी आपको मैंने समझाया था, और बाइनॉमियल एक्सपेंशन मैंने ऊपर किया भी है, अगर आप उससे करना चाहो तो कर सकते हो. एनी हाउ डजेंट मैटर. तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 और 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, और 546 आ जाएगा. 546 2 × 273, ये 546 आ जाएगा. जबकि V1 क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 से डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. तो इससे क्या आ जाएगा, V2 इसको इधर मल्टीप्लाई करो V1 आ जाएगा, और V1 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो T डिग्री सेंटीग्रेड 546 मल्टीप्लाई बाई V1, तो आ जाएगा V1 T डिग्री सेंटीग्रेड 546 मल्टीप्लाइड बाई 332 मल्टीप्लाइड बाई 332. तो इससे क्या आ जाएगा, V1 अपनी जगह पे आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा 0.61 आ जाएगा, और T डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा. सो V2 इज इक्वल टू V1 क्या है 332 है, और ये क्या हो जाएगा 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड. 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में 0.61 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगा, या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगा. लेकिन याद रखना, ये फार्मूला आप
एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ इग्नोर किया है, क्योंकि बायनॉमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल किया है और उसमें देखो कुछ इग्नोर किया है। एक्चुअल फार्मूला यही है जो आप इस्तेमाल करोगे, एक्चुअल फार्मूला। लेकिन ये सिर्फ आपको रफली बताता है कि स्पीड ऑफ साउंड हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ जो है वो इंक्रीज़ करता है बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक। अब हम आते हैं विंड स्पीड के साथ क्या ताल्लुक है। विंड स्पीड के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर विंड मेरी बोल की सिमत में जा रहे हैं और आप उधर खड़े हैं तो मेरी आवाज़ आपको तेज़ लगेगी, ज़्यादा लगेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज इंक्रीजेज रिलेटिव टू अर्थ along the direction of motion of wind. So V relative V plus V wind and decreases if wind flows in opposite direction, और तो ये क्या होगा, V relative V minus V wind। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो विंड के साथ इंक्रीज़ भी करती है, डिक्रीज़ भी करती है, डिपेंड करता है रिलेटिवली के लिसनर किधर हैं और बोलने वाला किधर हैं। सो नाउ कम टू सम MCQs about what we taught. The speed of sound, empty space, with increasing moisture, increases with increasing moisture, क्योंकि moisture की डेंसिटी कम होती है, moisture की elasticity ज़्यादा होती है compared to dry air. The speed of sound in a medium at 27 degree centigrade is 350 meter per second. किसी मीडियम में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 350 मीटर। सो द स्पीड ऑफ साउंड एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 927 पे क्या होगी, आप देखो फार्मूला क्या है, V2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 T2 बाई T1 अंडर रूट T2 बाई T1 अंडर रूट T2 बाई T1 अंडर रूट। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसके साथ 273 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो देखो T1 300 आ गया है, और 927 के साथ अगर 273 ऐड करोगे तो वो 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो 4/1 आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इससे क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो इस 2 V1 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से V2 इज इक्वल टू 2V1 आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2V1। तो पहले अगर क्या था 350 था, तो अब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई V1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 दैट विल बी 700 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे आ जाओ, विद पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाई 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी हमने पढ़ा ऊपर, या 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। सो इन कंक्लूजन आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें ये ट्रेवल करती है। फिर स्पीड ऑफ साउंड के लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले न्यूटन ने काम किया, न्यूटन ने उसको कैलकुलेट किया बाय यूजिंग आइसोथर्मल कंडीशन, लेकिन उसमें 16% का एरर आया, उसको लेप्लास ने करेक्ट कर दिया बाय यूजिंग एडियाबेटिक कंडीशन, और वो एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच कर गया, एग्री कर गया। फिर हमने ये पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है मेनली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी पे, मॉइस्चर पे, विंड स्पीड पे, टेम्परेचर पे, ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी। खूब इबादत करते रहो, मेरे लिए दुआ करते रहो। आपको पता है कि रोज़ों में 1 घंटा बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ईमानी ताकत मुझे अलाइव रखे हुए हैं कि मेरे बच्चों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो बच्चों के फ़ायदे के लिए मैं ये लगा हुआ हूँ, और उम्मीद की जाती है थोड़ी बहुत अगर अल्फाज में मुझसे लेक्चर में इधर उधर हो गया है तो बुक को कंसल्ट करते जाओ, और मैं दुआगू हूँ कि ये जो हालत है ये ठीक हो जाए और आप दोबारा हमसे मिलते जाए, गले मिलते जाए कि सर क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ, गुड फिजिक्स एंड गुड मेंटल अप्रोच। थैंक यू very much once again.